अब इन्होंने क्लियर कर दिया कि जो एमनेस्टी स्कीम है वो शुरू से, जब से सिंस द वेरी इंसेप्शन ऑफ जीएसटी जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 के लिए लाई गई है। कोई भी टैक्स पेयर, कोई भी टैक्स पेयर जिसने अपनी रिटर्न नहीं भरी इस पीरियड में, वो अपनी रिटर्न भर सकता है एंड विद अ पेनल्टी ऑफ ओनली 500 रुपीज। मतलब ये मैक्सिमम कैपिंग है 500 रुपीज अगर उसकी नील की रिटर्न है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या है, इन्होंने वर्ड्स यूज करे हैं फॉर टैक्स पेयर हु डिड नॉट हैव एनी टैक्स लायबिलिटी फॉर द सेड पीरियड। अब नो टैक्स लायबिलिटी में मेरा एक क्वेश्चन है आप सबसे कि मान लो मेरी रिटर्न जाती है, उसमें मैं एग्जाम सप्लाई रिपोर्ट करता हूं, मैंने 50 लाख रुपए की एग्जाम सप्लाई रिपोर्ट करी, दैट्स इट, तो आई हैव अ नील टैक्स लायबिलिटी। तो क्या मेरे को 500 रुपए में मैं बच जाऊंगा या फिर मैं अदर टैक्स पेयर 1000 रुपीज लेट फी पे करूंगा? एनीवन? 500 होना चाहिए। इस केस में मैम हमारी 500 नहीं रहेगी, 1000 रहेगी। इन्होंने क्लेरिफाई करा है कि नील टैक्स लायबिलिटी का मतलब ये है, मतलब थोड़ा वेग क्लेरिफिकेशन है बट ठीक है, नील टैक्स लायबिलिटी का मतलब ये है जो प्रैक्टिकली रिटर्न भरता है वो मतलब मैं उसके भाषा में बोलूं तो जब रिटर्न भरने का मौका आता है तो वहां पे लिखा आता है डू यू हैव एनी, डू यू वांट टू फाइल अ नील रिटर्न, तो आप यस करते हो तो सीधा फाइल हो जाती है। तो फाइल उसका हो जाती मतलब है। ये है, उसका मतलब ये है कि आपकी ना एग्जाम सप्लाई होनी चाहिए, ना टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए, ना एक्सपोर्ट अंडर एलयूटी होनी चाहिए, ना आरसीएम होना चाहिए, ना इनपुट होना चाहिए। मतलब तो प्रदीप जी, इसका मतलब ये हुआ कि उनका कहने का मतलब है कि आपकी आउटवर्ड सप्लाई में कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए, ना कि आउटवर्ड माइनस आईटीसी करके। यस सर, ये मतलब हुआ ना उसका? हाँ जी, मतलब आपका इनपुट भी नहीं होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन काफी आए कि क्या हमारा इनपुट है, हमने सेल करी नहीं, परचेज करी है उस महीने में, बट फिर भी आप नील टैक्स लायबिलिटी वाली रिटर्न में नहीं फॉल करोगे, आपको 500 रुपीज पर रिटर्न टैक्स भरना है। अगर आपकी ना सेल है, ना परचेज है, ना आरसीएम है, ना एग्जाम सप्लाई है, ना एलयूटी है, कुछ भी नहीं है, और अगर आपका एनी अदर केस है तो आपको 1000 रुपए भरने हैं पर रिटर्न के हिसाब से एज अ लेट फी। अब प्रैक्टिकली, ठीक है, दिस इज वेरी कॉमन, सबको पता है कि एमनेस्टी स्कीम आ गई और रिटर्न भर रहे हैं। अब प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो दो सिनेरियोस इसमें आते हैं। पहला सिनेरियो हम बात करेंगे सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 को लेके कि अब 16(4) में बोल दिया गया कि आप इनपुट ले सकते हो फॉलोइंग सितंबर तक, मतलब फॉलोइंग ईयर के सितंबर तक, फाइनेंशियल ईयर के, मतलब अगर 19-20 का इनपुट है तो सितंबर की ड्यू डेट 20 अक्टूबर तक हम इनपुट ले सकते हैं इसका। ठीक है, अब क्लाइंट हमारे पास आता है, वो कहता है भाई साहब मेरी 19-20 की रिटर्न पेंडिंग है, एमनेस्टी स्कीम का मैं बेनिफिट लेना चाहता हूँ, ठीक है, बट अब एज अ प्रोफेशनल आप उसे क्या सजेस्ट करेंगे कि तेरे को इनपुट नहीं मिलेगा भाई, तेरे को आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पे टैक्स भरना है, डेट टू विद इंटरेस्ट, मतलब तेरी 10,000 रुपए की लेट फीस तो माफ हो गई, मगर तेरा इनपुट लैप्स है, तेरा इंटरेस्ट लैप्स है, इंटरेस्ट की पेमेंट तेरे को करनी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है जो काफी टैक्स पेयर पूछ रहे हैं, नॉट प्रोफेशनल, वो कह रहे हैं कि भाई साहब अगर हमारे पास इतना इतना टैक्स भरने के पैसे होते तो हम लेट फीस नहीं भर देते। तो मतलब मेरे हिसाब से एमनेस्टी स्कीम विदाउट अमेंडिंग सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 इज 90% ऑफ नो यूज। मतलब कि क्या आप क्लाइंट को सलाह दोगे और क्या आप करोगे इस सिनेरियो में, जो कि काफी प्रैक्टिकल है? मैं पूछना चाहूंगा इस पे किसी की कुछ व्यूज है? एक्चुअली जिसका टैक्स यानी आईटीसी लैप्स नहीं हो रहा है पुराने सालों का, पुराने ईयर का, मे बी लास्ट ईयर का, और सिर्फ जो उसके लिए वेट कर रहे थे कि नहीं इतना लेट चार्जेस क्यों पे करना है, क्योंकि मेरा एक क्लाइंट था ऐसा टेक्सटाइल वाला, तो वो बहुत टाइम तक वेट करता रहा कि नहीं कोई स्कीम आएगी, कोई स्कीम आएगी तब हम पे कर देंगे। तो एक्चुअली जो सही में स्कीम का वेट कर रहे थे, जितना जिनका आईटीसी का एक्सपोजर नहीं था, मे बी उनको बेनिफिट हुआ है। जो पहले जो एमनेस्टी आई थी उसके अंदर तो ऐसा नहीं था, आई गेस उसमें आईटीसी आप लो तो लेट फी 500 ही लगती थी, जितना मुझे ध्यान है।
नहीं, पर इसमें तो एक्चुअली कोई फायदा नहीं हुआ ना इस हिसाब से तो वर्दीप जी। ये तो वो तो सब लोग लेट फीस दे करके, जिनका लैप्स हो रहा था उनकी तो फाइल करवा दी हमने, लेट फीस पे करके 2-2 लाख रुपए बेचारों ने सब लेट फीस पे की है, क्योंकि अदरवाइज तो सितंबर में वो सब लैप्स हो जाता। तो जून 17 की रिटर्न पेंडिंग हो कैसे सकती है किसी की ऐसी? राइट राइट राइट। जून 17 की तो नहीं, बट 19-20 की काफी लोगों की पेंडिंग थी, तो 19-20 का पीरियड निकल चुका है। हाँ, 20-21 का पीरियड अभी भी है हमारे पास। तो 20, मैं वही कह रहा हूँ ना, 20-21 में फिर बनना कितना है उस हिसाब से, कितने लोग हैं ऐसे? वो तो बहुत कम लोग होंगे, ज्यादा तो वही है जो आईटीसी वाले थे। राइट, ज्यादा वही है जो आईटीसी वाले हैं। तो इन्होंने 16(4) को अमेंड नहीं करा, तो वो काफी हार्श था। 16(4) में अगर हम डीप डाइव इन करें तो 16(4) में वर्ड्स आर इनपुट टेक वर्ड यूज करा हुआ है। अब वो इनपुट टेक इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है या इनपुट टेक इन जीएसटीआर 3B रिटर्न है, ये भी अपने में एक लिटिगेशन का मुद्दा है। क्योंकि मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो इनपुट लिया है, बट हाँ मैं रिटर्न में नहीं लिया, क्योंकि मैं रिटर्न फाइल करनी भूल गया, या रिटर्न मैंने किसी कारणवश की वजह से फाइल नहीं करी। तो और 16(4) में एक और मुद्दा है जो बहुत लिटिगेटिव है, उसको मैं टच करता हूँ, सिर्फ ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। कि सर्विस टैक्स में, एक्साइज में रूल्स में लिखा होता था कि आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो इस पीरियड तक आप ले सकते हो। तो जब आप आर्टिकल 300A को इन्वोक करेंगे तो उसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि आप किसी भी एक्ट रूल्स के जरिए या किसी भी चीज के जरिए हमारा एसेट, हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते वापस। तो काफी जजमेंट्स ऐसी है सर्विस टैक्स टाइम की जिसने बोला था कि आप लेट भी लेते हो तब भी आपको मिलेगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, until and unless it is barred by law। तो it was not barred by the act, it was barred by the rules। तो इसलिए रिलीफ मिलता था। बट अब सर्विस टैक्स नहीं है, अब जीएसटी है। प्रेजेंट में जीएसटी में इन्होंने लॉ में ही डाल दिया, 16(4) में ही टाइम लिमिट डाल दी गई कि आपको इनपुट नहीं मिलेगा। तो अब इस पे भी काफी लड़ाई होपफुली होने वाली है हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट में, कि 16(4) का क्रेडिट मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि अब की बार तो इन्होंने बार्ड बाय लॉ कर दिया, बार्ड बाय एक्ट ही कर दिया, इन्होंने रूल्स में ये चीज नहीं डाली, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। मैंने बोले थे 2 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा हमने डिस्कस कर लिया आईटीसी का। दूसरा मुद्दा ये है कि अब मैंने रिटर्न्स फाइल नहीं करी पुरानी, आज मैं करना चाहता हूं, बट एक सेक्शन 46 है जो कहता है कि आप 6 महीने से ज्यादा रिटर्न अगर आपकी पेंडिंग है तो आपका नंबर उठा के कैंसिल कर सकती है गवर्नमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट, जो कि हो भी रहा है। अब मेरे एसएससी का जीएसटी नंबर कैंसल्ड है, अफसर तो मान ही नहीं रहा उसको रिवोक करने को, तो मैं इस एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट कैसे लूं? या तो गवर्नमेंट शुड इशू अ गाइडलाइन कि इस एमनेस्टी स्कीम को अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं, एज इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल इन मोस्ट ऑफ द केसेस कि 2017, 18, 18, 19 की रिटर्न जिसकी पेंडिंग है वो आज तक उसका नंबर कैंसिल ना हुआ हो। हमने काफी केसेस ऐसे देखे कि इन्होंने नंबर उठा कैंसिल कर दिया अगर रिटर्न 6 महीने से ज्यादा पेंडिंग होती है। तो जब नंबर ही मेरा कैंसल्ड है तो मैं इस स्कीम का बेनिफिट कैसे लूंगा? आगे इसमें अगर मैं बात करूं कि हाँ मैं मानता हूँ मेरा नंबर कैंसल्ड है, गवर्नमेंट नहीं कहती, या फिर आज मैं कहता हूँ यार मेरे पास क्लाइंट आता है, वो कहता है वर्दीप जी आप मेरा नंबर रिवोक करवा दो, मुझे स्कीम का बेनिफिट लेना है, मेरी तो कोई बात नहीं, मैं आउटवर्ड टैक्स भर दूंगा, कोई इशू नहीं है, बस आप नंबर चालू करवा दो एक बार। अब नंबर स्टार्ट करने के लिए आपके पास सिर्फ 30 दिन है बाय लॉ रेवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन फाइल करने के लिए, ठीक है, और रिटर्न पेंडिंग है 2-2 साल की। तो जब रेवोकेशन के लिए मैं जाऊं तो अभी तो लेटली तो कैंसिल करा नहीं, ठीक है। अब काफी लोग कहेंगे कि 30 नहीं 90 दिन है, तो वो सर्कुलर 148 ने इसको क्लेरिफाई कर दिया कि आपको 30 से 60 दिन का एक्सटेंशन चाहिए है, मतलब अगले 30 दिन का एक्सटेंशन चाहिए, तो आपको जॉइंट कमिश्नर का अप्रूवल लेना पड़ेगा, एंड 60 से 90 दिन का अप्रूवल चाहिए तो आपको कमिश्नर का अप्रूवल लेना पड़ेगा फॉर रेवोकेशन ऑफ जीएसटी। और 90 दिन आपके लैप्स हो गए तो आप रिवोक नहीं करवा सकते जीएसटी नंबर,
विया सर्कुलर 148 जो अभी लेटली इशू हुआ है। तो मेरा मानना ये है, मैं इसमें आपको एक और एडिशनल पॉइंट बता दूं, प्रैक्टिकली अगर किसी को भी यूज आए, प्रैक्टिकली अगर मान लो आपके एसएससी का जीएसटी नंबर कैंसिल हुआ है, इवन 1 साल पहले भी 365 दिन हो चुके हैं, तब भी सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है, 17 मार्च को वो जजमेंट आई थी, उन्होंने कहा था कि 15 मार्च 2020 से लेके 14 मार्च 2021 का जो पीरियड है वो नहीं काउंट होगा किसी भी चीज में। वर्दीप ये ऑलरेडी 17 जुलाई तक हो चुका है, 17 जुलाई तक उन्होंने किया है। अच्छा, तो उसी पे जब आपको याद होगा इनकम टैक्स में इशू हुआ था अभी अपील्स के ऊपर के 31 मई का सीबीडीटी ने सर्कुलर दिया था, तो तब उसी पे पिटीशन फाइल हुई थी दिल्ली हाईकोर्ट में। उन्होंने कहा कि जब ऑलरेडी हाईकोर्ट जुलाई कह चुकी है फिर उसके बाद क्या मतलब इसका। I may be little bit confused. It is 17th June or 17th July. That we can check from the system. So same will happen here. 15 मार्च से काउंट होगा, बट हाँ उन्होंने आगे एक और मतलब अभी उसमें बोला था कि अभी ये इनडिफाइंड है, मतलब अभी ये जो पीरियड ये डेफिनेट नहीं है, ये कितना आगे भी जा सकता है पीरियड। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी यूज करी थी। द पॉइंट इज कि हम अप्लाई कर सकते हैं रेवोकेशन के लिए, उस जजमेंट में रेवोकेशन, उस जजमेंट में रिफंड, उस जजमेंट में काफी चीजें कवर हो जाएगी जिसमें टाइम बार इशू है, ठीक है, एक्सेप्ट योर रिटर्न फाइलिंग डेट्स। काफी जो आपको पिटीशन फाइल करना है, इवन इन द इनकम टैक्स आपको पिटीशन फाइल करना है, राइटली सेड बाय विनोद सर, ठीक है। तो ये जजमेंट ने स्पेसिफिकली रेवोकेशन कवर नहीं करी है, काफी ऐसी चीजें जो सारी टाइम बार्ड थी और आपको विद इन द टाइम अप्लाई करनी थी, उनका टाइम उठा के बढ़ा दिया है, और 1 साल को तो इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया, और आगे भी इन्होंने बोल दिया कि ये इनडेफिनाइट पीरियड तक हम इसको एक्सक्लूड करके चलेंगे, इस पे एक कंक्लूजन निकाल के चलेंगे, उसके बाद 90 दिन देखने हैं आपको।